तो रेलवे स्टडी अड्डा आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। गला थोड़ा खराब है तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी ओम। तो ये तीनों क्या है, अगर देखा जाए तो बी से लेकर के डी तक का ये एसआई मात्रक है। और अगर देखा जाए कैलोरी कैलोरी क्या है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाता है, तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। न्यूटन किसका हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। और ओम किसका हो जाएगा, तो विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ आ गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी कि क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। कितना दिया हुआ, ये 20 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, मास निकालना है हमको, और ये 2 दिया हुआ है। तो इधर आ जाएगा डिवाइड में बाई 2 बराबर एम, यानी 2 से कट गया ये 10 बार में, तो 10 केजी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। डी इसका 2 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 200 केजी, बी 40 केजी, सी 20 केजी और डी 10 केजी, यानी 10 केजी इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम यह बताता है कि ऑप्शन नंबर ए दो ऊष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऑप्शन नंबर बी यदि 2 प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। ऑप्शन नंबर सी यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा में संतुलन में नहीं है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी जब 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होगी। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर ए सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी के अलावा ऑप्शन नंबर बी सी में, ऑप्शन नंबर सी फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी एफ और सी के बीच। तो इसको पहले बताने से पहले इसका एक फिगर बताते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, ये इधर बाहरी कलर किया हुआ है और ये इधर से ऐसे। अब यहाँ पे मेरा क्या रहा, यहाँ पे फोकस रहा और ये यहाँ पे मेरा वक्रता केंद्र रहा। उसके बाद बोल रहा कि उससे उधर रखा जाए तो वस्तु ऐसे इधर से जाएगी और इधर से टकरा करके क्या हो जाएगी, टकरा करके हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। और अगर इधर से वस्तु का इसमें देखा जाए तो ये कहाँ, यहाँ पे आके मिलेगी, यानी इन दोनों के बीच वस्तु का क्या हो रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे वस्तु का इमेज बन रहा है, यानी एफ और सी के बीच में बनता है। तो हम लोग ऑप्शन देखे थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, हमको ध्यान नहीं रह पाता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में
से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी संकुचन प्रभाव। तो कौन सा प्रभाव हो जाएगा जो विद्युत के कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी संकुचन प्रभाव जो है वो विद्युत के कारण नहीं होता है। विद्युत क्या है, ध्यान रखना है इतना को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका ऑप्शन ऊपर है। अगर एक कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है और तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग V इक्वल टू आई आर वाले रिलेशन पे बन जाएगा। V इक्वल टू आई आर, क्या क्या दिया हुआ है? वोल्ट मेरा कितना दिया हुआ है? 220। और पूछ क्या रहा है? आई का मान पूछ रहा है। और मतलब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी प्रतिरोध, तो 100। तो 220 डिवाइड 100 बराबर मेरा आई निकलेगा, यानी कि 2.2 एम्पियर। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी 2.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.2 कूलॉम, ऑप्शन नंबर डी 22 एम्पियर। कूलॉम वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका मात्रक ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? समानांतर क्रम में कल भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। अगर कोई रेजिस्टेंस इस टाइप से समानांतर क्रम में होता है, टाइप से यहाँ पे 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है? 1/2 प्लस 1/2, ये 2 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 2/2 यानी कट के 1, यानी 1 ओम ही होगा। अगर ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा तो भी 1 ही ओम होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी 0.5 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी 3 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 ओम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हेनरी फोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर सी ह्यूंग कैलमरस, ऑप्शन नंबर डी होरेस एल्गन डोड्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने बनवाया? बस इतना, इसको थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको थोड़ा सा बस रट लेना है। तो किसने बनवाया है? कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज ने बनवाया है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मछली का पालन, ऑप्शन नंबर बी रेशम की खेती, ऑप्शन नंबर सी पक्षी पालन, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी पालन। तो सेरीकल्चर मेरा संबंधित होता है रेशम कीट पालन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। और अगर देखा जाए तो मछली पालन को क्या बोलते हैं? तो इसको पीसी कल्चर कहते हैं। पी सी कल्चर, पीसी कल्चर। फिर अगर पक्षी पालन को अगर देखा जाए तो इसको एविकल्चर बोलेंगे, और अगर मधुमक्खी पालन को देखा जाए तो इसको एपीकल्चर बोलते हैं। सबका ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है खाली स्थान उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी संयोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। एपिथेलियल उत्तक जो है वो ग्रंथि बनाता है। तो हम लोगों में जो एपिथेलियल बोलेंगे उपकला उत्तक, जो रक्षा बाह्य शरीर को पूरा ढकने का कार्य करेगा, जैसे त्वचा में हुआ, मुंह में होता, आहार नली में होता है, रक्तवाहिनी की नली में होता है, तो ये सब में जो पाया जाता है वो उपकला उत्तक है। फिर घनाकार उत्तक भी होता है, जो मतलब अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे सब कैटेगरी में हम लोग उत्तक को भी क्या करते हैं, एपिथेलियल उत्तक को भी क्या करते हैं, बांटते हैं, मतलब उत्तक को ही बांटते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसको पढ़ने के लिए ना, उत्तक को पढ़ने के लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो का ज़रूरत है, इसीलिए इसको डीपली जा करके नहीं बता रहे। डीपली बताने के लिए बहुत इसका टाइप, सब टाइप, फिर पादप में, जंतु में, ये सब में बताना पड़ता है, इसीलिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 46 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी 23 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी 44 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी 22 गुणसूत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। 23 गुणसूत्र होता है। जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होता है, जो क्या करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों को क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी कॉस्मिक विकास, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर डी किण्वन प्रक्रिया। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका जैव विविधता किस पे डिपेंड करता है? आधारभूत स्रोत क्या है? तो आधारभूत स्रोत हो जाएगा उत्परिवर्तन। जैसे जीवों में होने वाला अचानक से जो परिवर्तन हुआ, वंशानुगत, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए घोंघा, ऑप्शन नंबर बी तितली, ऑप्शन नंबर सी गौरैया, ऑप्शन नंबर डी शलभ या मॉथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी घोंघा लिंग निर्धारण मतलब लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से घोंघा में नहीं होता है। ये अपना घोंघा किस संघ में आता है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो घोंघा आता है मोलस्का संघ में आता है। मोलस्का संघ में आता है, इसको ध्यान रखना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए कोमल दंतवल्क, ऑप्शन नंबर बी मसूड़ों से रक्त का स्राव, ऑप्शन नंबर सी दुर्गंध युक्त सांस, ऑप्शन नंबर डी टूटा हुआ दांत। तो क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो कोमल दंतवल्क होता है। इसमें मतलब इसको इस चीज को क्या कहा जाता है? इनेमल भी कहा, दंत इनेमल भी कहा जाता है। हम लोग के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और इनेमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। इतना को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रक्तचाप बल है। रक्तचाप बल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, नसों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, रक्त नसिका की दीवार पर जो बल लगता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रक्तदाब बल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। जाता ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि रक्तचाप बल क्या हुआ? तो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? रक्तदाब बल कहते हैं। ध्यान रखना है इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्नायु। ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु। ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग के शरीर में क्या होता है? मनुष्य चाहे अन्य स्तनधारी जो होता है उसमें एक जोड़ा वृक्क होता है जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थ को क्या करता है? हटाने का कार्य करता है। और अगर देखा जाए तो हर मतलब प्रत्येक वृक्क में, यानी एक जोड़ा हुआ ना, प्रत्येक में 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। उसी को वृक्काणु भी कहते हैं या इसी को हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। ध्यान रखना है इतना को। अब हम लोग नहीं, और भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही, वृक्क का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या करता है? बस इतना काफी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। ऑप्शन नंबर डी, योनि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, पेटल। ऑप्शन नंबर बी, सेपल। ऑप्शन नंबर सी, कार्पेल। ऑप्शन नंबर डी, पुमंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कार्पेल इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, एक अगर देखा जाए तो एक पुष्प में यानी फ्लावर में चार चार अंग होता है। एक होता है कैलिक्स, जिसको इधर लिख दे रहे हैं। एक हुआ कैलिक्स जिसको बाह्य दल कहते हैं। फिर दूसरा दलपुंज, कोरोला, जिसको दलपुंज कहते हैं। जाके कभी कभी ना थोड़ा पिक्चर भी देखा कीजिए। एक होता है एंड्रोशियम, होता है मेल वाला पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, पुमंग जिसको कहेंगे। एक होता है गाइनोशियम, GYNOECIUM, गाइनोशियम जिसको जयांग कहेंगे, मादा का जनन अंग, और पुरुष का जनन अंग पुमंग। इतना को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या बताए थे? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए विलायक, ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन। तो क्या हो जाएगा? आप लोग भी जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी घुला हुआ पदार्थ इसका सही जवाब है। शक्कर को ऐसे भी क्या करते, पानी में अगर घोलते तो वो घुल ही जाता है, घुला हुआ पदार्थ हो गया वो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ये तो सबको पता है, इसका जवाब हर कोई दे देगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो हर बच्चा को पता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? HCl? नहीं, यानी कि NaCl इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब HCl को क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। लिख लेना, अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना। पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ पोटेश सॉरी ये हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा पोटेशियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सफेद फास्फोरस को खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी शराब। तो बताइए कहाँ इसको किया जाता है, कहाँ हम लोग स्टोर रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पानी में क्या किया जाता है? स्टोर रखा जाता है। क्योंकि अगर ये कैसा है, हवा में जैसे ही मतलब हवा से कांटेक्ट होता है तो क्या हो जाता है? जलने लग जाता है। इसीलिए इसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। इसका अगर देखा जाए ना तो मोम जैसा मुलायम होता है और रवादार टाइप का होता है, और अगर इसको हम लोग धूप में रखेंगे तो पीला हो जाता है और एक जहरीला होता है ये। आई होप कि इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मुड़ते हैं। अब आखिरी सवारी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थोड़ा देर सोचिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधक, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हम रिएक्शन करके दिखा दे रहे हैं। ये है मेरा चांदी Ag, और गंधक का फॉर्मूला क्या होता है हम बताएंगे नहीं। बताइए तो कोई, क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड को कहते हैं, हाइड्रोजन H2S। गंधक का होता है प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करवाया जाता है? रिएक्ट करवाया गया, तो मेरा Ag2S प्लस H2O प्राप्त होता है। अगर बैलेंस करना तो बैलेंस कर लीजिए, ये 2 यहाँ 2, अब हो गया बैलेंस। अब बैलेंस हो गया तो इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ऑप्शन नंबर बी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी तत्व, ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। तो क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या, सॉरी हम लॉक ही करना भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मिश्र धातु इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें किस किस का मिश्रण पाया जाता है कल ही बताते। लोहा, कार्बन, क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण पाया जाता है। और कैसा होता है? कठोर होता है। स्टेनलेस स्टील में ना जंग नहीं लगता है, इसका ये फायदा है। हम लोग बर्तन, ब्लेड अगर देखा जाए तो ये सब में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे लिखना तो संभव नहीं है, पर इधर देखते हैं, कोशिश करते हैं। सिर्फ लिख दे रहे ओ से ऑक्जेलिक, समझ जाइएगा। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, पालक में, दो ही दो लिख दे रहे हैं। फिर अगर देखा जाए एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक के बारे में सबको पता ही होगा। एसिटिक अम्ल फेमस है, सिरका में पाया जाता है। अगर देखा जाए स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक में एस लगा दे रहे हैं। स्कॉर्बिक अम्ल किसमें? खट्टा जो फल होता है, जैसे आंवला, जैसे संतरा, ये सब में पाया जाता है। और अगर देखा जाए मैलिक अम्ल, सिर्फ मैलिक दे रहे, सेब में पाया जाता है। और अगर इसको इरेज कर दे रहे हैं, और अगर देखा जाए एक लैक्टिक के लिए याद रखिएगा, दूध या खट्टा को मतलब दही, ये सब में जो दूध वाला सामान हो, लैक्टिक दूध वाला दूध, दही, ये सब में पाया जाता है। फिर रह गया एक फॉर्मिक। फॉर्मिक तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अगर ततैया होगा तो ततैया, चींटी, ये सब में पाया जाता है। मधुमक्खी। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, वो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहले क्या है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती है, वो कहलाता है दहन। और दहन एक कैसी अभिक्रिया है? इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगर दहन देखा जाएगा तो कैसे अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रहा है। ध्यान रखना है, जैसे कि लकड़ी को जलाना, मोमबत्ती का जलना, इत्यादि आदि। अब हम लोग लास्ट सेगमेंट पे आते हैं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।